नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं गौर सिंह हाल के अंदर गोहाना के अंदर मौजूद है। गोहाना में जो मेरे साथ शख्सियत है वो एक किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिर मैं बता दूं, देवीदास जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने डीएससी की जो लड़ाई लड़ी है वो बड़ा लंबा संघर्ष रहा है इनका। इसमें पूरा इन्होंने सहयोग किया है और उसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ गवाया भी है। और इस तरह से किस तरह के उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह के कठिनाइयों का इन्होंने सामना करना पड़ा, तो सारी चर्चा करने के लिए मेरे साथ है देवीदास जी। सर, आपका सर, जो डीएससी की जो आपने लड़ाई शुरू करी, ये आपने कहाँ से प्रेरणा मिली, वो क्यों आपके मन में टीस है कि जो वंचित जाति है उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए? देखिए, डीएससी की जो डिमांड है वो कोई नई नहीं है। 1992 के अंदर हमारे समाज के तत्कालीन नेता आदरणीय एम.एल. सलमान साहब जो IAS रिटायर्ड है, बनारसी दास चीफ जी जो चीफ कंजर्वेटर रिटायर्ड है, वो लोग उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जैसे बार बार आते हैं कि ये हरियाणा पंजाब का ही एक हिस्सा है। और जब पंजाब के अंदर 1975 के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो हरियाणा में क्या तो चौधरी भजन लाल जी ने 1990 में आते आते गुरनाम सिंह कमीशन का गठन किया। जस्टिस गुरनाम सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और उनको ये आदेश दिया कि इस प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट की कितनी जातियां हैं, कितने लोग सर्विस में हैं, कितने लोग शिक्षित हैं और किस जाति को कितनी हिस्सेदारी मिली। ये इस तरह का उनको आदेश जारी किया गया था। और जस्टिस गुरनाम सिंह ने जो डाटा उस समय सबमिट किया वो डाटा बड़ा चौंकाने वाला। हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ और 1992 तक जो हरियाणा में आरक्षण था वो केवल एक जाति विशेष के ही लोग उसको खा रहे थे। जो जस्टिस गुरनाम जी ने अपनी रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले थे। इस पीरियड के अंदर प्रदेश के अंदर क्लास 1 147 अधिकारी सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए, जिसमें 21 अधिकारी अनुसूचित जाति वर्ग ए के पाए गए और 121 अधिकारी चमार जाति के। सेकंड क्लास के जो अधिकारियों की चर्चा करें वो कुल 399 पाए गए। 31 अधिकारी SC A के पाए गए और 368 अधिकारी चमार जाति के पाए गए। अगर क्लास 3 की बात करें 18,454 कुल कर्मचारी पाए गए, जिसमें से SC A के 1,848 कर्मचारी पाए गए और 16,454 कर्मचारी चमारों के पाए गए। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने उस रिपोर्ट को देखा तो उनको बड़ा आघात लगा कि तो आरक्षण की एक तरफा लूट मची हुई है। और उन्होंने हमारे तत्कालीन नेताओं को ये विश्वास दिलाया कि हम इसको डिवाइड करेंगे, हम एक तरफा लूट नहीं होने देंगे। और नवंबर 1994 के अंदर चौधरी भजन लाल जी ने करनाल की पावन धरती पर इस 20% आरक्षण को दो खंडों में बांट दिया, SCE A और SC B। SC A के अंदर वो जातियां आती थी जो शेड्यूल्ड कास्ट तो थी मगर वो चमड़े से संबंधित काम नहीं करती। SC B वो जातियां जो चमड़े से संबंधित काम करते थे, चाहे वो चमड़ा उतारने का काम करते हो या जूती बनाने का काम करते हो या चमड़े की रंगाई का काम करते हैं। इस तरह की जो जातियां जो चमड़े पे आधारित काम करती थी उनको SC B के नाम से जाना था। और जब इसको 94 के अंदर करनाल में घोषणा की गई तो ये 11 सालों तक निर्बाध तरीके से चलता है। और इन 11 वर्षों में जो आंकड़े निकल कर आए, अगर आप उन आंकड़ों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में चमत्कार हो गया। क्लास 1 के 73 अधिकारी लगाए गए, SC के 37 अधिकारी लगाए गए, जबकि चमार वर्ग से 36 अधिकारी लगाए गए। द्वितीय श्रेणी के अंदर 770 अधिकारी लगाए गए, जिसमें से 385 SC A के लगाए गए और 385 SC B के लगाए गए। और यदि तृतीय श्रेणी की बात करें तो 11,557 कर्मचारी कुल पाए गए,
जिसमें से 6017 कर्मचारी SC A के पाए गए और 5774 कर्मचारी SC B के पाए गए। ये बात चमार समाज के लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ एक जनहित याचिका डाली। जब 2004 के अंदर चुनाव आता है, हालांकि जो 2004 में हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो चौधरी भजनलाल जी को दिया था, मगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए गए थे। ये कहते मुझे कोई गुरेज नहीं कि 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे, उनका कोई नाम नहीं था। उस समय चमारों के 11 विधायक होते थे, हमारे DSC के SCA के 6 विधायक होते थे। उन सभी विधायकों ने शैलजा की अगुवाई में इकट्ठा होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक ही शर्त रखी कि हम आपको निस्वार्थ समर्थन दे सकते हैं, मगर आप इस SCA को खत्म करके शेड्यूल कास्ट आरक्षण को फिर से कल्प करें। और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें उच्च न्यायालय से जो फैसला 5 जुलाई 2006 को निकल के आ रहा है वो एक राजनीतिक फैसला ज़्यादा दिखाई दे रहा था, न्यायालय का फैसला कम दिखाई दे रहा था और हमारे इस निर्णय को, हमारे इस आरक्षण को क्लब कर दिया गया। उस फैसले में एक बात बड़ी स्पष्ट लिखी हुई थी कि यदि कोई सा भी पक्ष इस निर्णय से सहमत नहीं है तो वह 90 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील एडमिट कर सकता है। मगर इससे दुर्भाग्य गए या सौभाग्य गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी अपील न्यायालय में एडमिट नहीं की, क्योंकि ये मामला गजे सिंह बनाम हरियाणा सरकार था। हम लोग उसमें अफेक्टेड पार्टी थे। अफेक्टेड पार्टी डायरेक्ट केस नहीं दायर कर सकती थी। जो अपीलेंट था उन लोगों ने ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जाना था, मगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हमारी अपील को 21 महीनों के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एडमिट किया और इसी वजह से हमारा SCA का समाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे SCA की 36 जातियों के लोगों को, जो जिसमें बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, वाल्मीकि, धानक, सनेसी, लूम, बेहा, बाजीगर, कुछ बंदिये, सिकलीगर, नट, बंजारे, सपेरे, इस तरह से छोटी छोटी जातियों के समूह को SCA का जो लोग थे, जिनकी आज वर्तमान में आबादी 33,74,000 है, उन लोगों के अधिकारों को लूटने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया और इसी वजह से SCA वर्ग आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। हमारे समाज के केवल वो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तरफ जाते हैं जो पार्टियों में टिकट मांग रहे हैं या जो विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी समाज हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, अभी जो कोर्ट ने फैसला किया सर, उसके अंदर एक बात हो, जो क्रीमी लेयर का एक बात कही गई थी जज का, वो क्या? देखिए, ये जस्टिस गवई है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संसदीय पीठ है, जिसके अंदर 7 जजों की कमेटी थी। उसमें से एक जस्टिस मिस्टर गवई है, जिन्होंने सरकारों को केवल ये सलाह दी है कि वो इन पर क्रीमी लेयर एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जिस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय को किसी मंदिर में ना घुसने दिया, इन जातियों के किसी डिप्टी कमिश्नर को स्वर्ण जाति का व्यक्ति उसके कार्यालय में घुसकर गाली गलौज करे, हमारा जो शोषण होता है वो आर्थिक आधार पर या पदों के आधार से नहीं होता, हमारा शोषण जातीय आधार पर होता है। इसलिए ये क्रीमी लेयर हम लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता। देवीदास जी, जब आपने लड़ाई शुरू की, आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया? देखिए, 2006 से लेकर 2008 तक हमारा कंफर्ट जोन था। जब 2006 के अंदर न्यायालय का फैसला आया, हम लोगों ने अक्टूबर 2006 में जींद के अंदर 24 दिन का आमरण अनशन किया था, और जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी डर गई थी और वो डर में किसी राजकीय यात्रा के बहाने चाइना निकल गई थी और चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये हमारा आंदोलन खत्म करने के लिए बुला गया था। उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हमारे साथ धोखा दिया, छल किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से आप लोगों की वकालत करूंगा
और जो ही अनशन खत्म होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई होती है तो वीरेंद्र सिंह अपनी बात से पलट जाते हैं। इसलिए हमारा समाज वीरेंद्र सिंह को भी बीएससी का फेवरेबल नेता नहीं मानते और ये लोग केवल और केवल अपने सकाफती के लिए रहते हैं। आप और आपकी पत्नी ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है, तो आपकी पत्नी का मैंने सुना है वो किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई। देखिए, जब हम जींद में अनशन करके हटे, हमारे समाज के कुछ लोगों ने ये कहा कि देवीदास जी हम अगला आंदोलन सीएमसी में करते हैं। तो वर्ष 2007 के नवंबर माह में हम लोगों ने रोहतक में जाकर डेरा डाला, जहाँ पर 34 दिन का आमरण अनशन किया, जिसमें हम सब देश कबीर और अन्य समाज के 10 लोग बैठे हुए थे। हम 11 लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया, जो 34 दिन तक निर्बाध तरीके से चलता रहा। और जब एक रोज 20-25 रोज के बाद जब हेल्थ टीम मेरे ब्लड का सैंपल लेने के लिए आई, जब वो इंजेक्शन के साथ ब्लड ले रहे थे तो इंजेक्शन खाली आ रहा था। उस समय पीजीआई के डायरेक्टर मिस्टर सांगवान होते थे। उन्होंने मुझे कहा कि देवीदास जी आपका शुगर लेवल घट के 25 हो चुका है और अब आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है, आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। मैंने कहा सांगवान साहब, आप मेरी मृत्यु को निर्धारित करने वाले कौन होते हैं, इसलिए आप मेरी चिंता छोड़िए और हमारे आंदोलन को चलने दीजिए। यदि आपने जबरदस्ती मुझे ग्लूकोज लगाने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तब सांगवान साहब पीछे हट गए और 23 जनवरी 2008 को रोहतक के अंदर डीएससी समाज का एक विशाल प्रदर्शन होता है। सरकार और पुलिस के इशारे पर वो आंदोलन हिंसक होकर चला और रोहतक शहर में काफ़ी तोड़ फोड़ होती है। हमारे नौजवानों के ऊपर प्लास्टिक की गोलियां चलाई जाती हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस अपने सरकारी डंडों से लठों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ रही थी। ये फोटो आज भी हमारे पास है। मगर सरकार में कोई बोलने वाला नहीं था और दुर्भाग्य ही कहूँगा कि हमारे समाज के उस समय विधानसभा में 8 सदस्य होते थे। हमारे किसी भी सदस्य ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आलोचना नहीं की, जिन्होंने हमारे इस आंदोलन को बर्बरतापूर्ण बलपूर्वक इस आंदोलन को खत्म किया। इसीलिए हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से घृणा करते हैं और इस चुनाव में भी हम इस सरकार को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को बिल्कुल भी गठन नहीं होने देंगे। आपकी पत्नी का निधन कैसे हुआ? वो वहाँ पर पुलिस के गोली का लाठी का शिकार हो गई थी और कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी डेथ हो गई। उपचार के दौरान वहाँ से आ गए थे उपचार के बाद, बस नकली आदमी कुछ और ज़्यादा दिखते होने से उसकी डेथ हो गई। और भी जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वही स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था, नायब सैनी ने उसको बना के बोझ भेज दिया कि अभी लागू करेंगे अभी करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा है, क्योंकि जब ये मामला 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया तब ये 3 जजों की पीठ के पास ये मामला था और उन जजों की पीठ ने बहुमत के साथ ये निर्णय दिया था कि ये राज्य सरकार का अधिकार है, स्टेट चाहे तो इसको आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। तब वो चमार जाति के लोग उस निर्णय के बाद 5 जजेस की न्यायालय में उसका अपील दायर करते हैं और वर्ष 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने भी हमारे फेवर में फैसला सुनाया कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम समाज के किसी विशेष अंग को, विशेष जाति को हम आरक्षण से दूर नहीं कर सकते। तब इस सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस ने राज्य सरकार को एम्पावरिंग किया था कि आप इस आरक्षण को आरक्षण में बांट सकते हैं। वो लोग फिर दोबारा 7 जजों की कमेटी में चले गए, जिसको न्यायालय की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है, संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और संवैधानिक पीठ के अंदर 7 जजों की टीम थी और 7 में से 6 जजेस ने एक मत से कहा है कि दिस आरक्षण शुड बी डिवाइड ऑन
community base, and state is empowering to divide its and execute the decision in future. मगर दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे लोगों के बीच में ये तो कहते रहे कि जब भी आपका न्यायालय से फैसला आएगा हम इसको पहले कलम से एग्जीक्यूट करेंगे। मगर 1 अगस्त को फैसला आने के बाद भी माननीय वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी हमें टाल मटोल करते नजर आए और हमारे समाज को गुमराह किया गया कि हमने आपका मामला चुनाव आयोग को भेज दिया है। और जब चुनाव आयोग 2 दिनों के बाद पीसी करके ये कहता है कि हमारे पास इस तरह का कोई मामला विचाराधीन नहीं है, तो मुख्यमंत्री की सफ़ेद झूठ समाज के लोगों द्वारा पकड़ी जाती है और मुख्यमंत्री डिफेंड हो जाते हैं। और जिसकी सीक्वेंस में पिछले फ्राइडे को मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलने के लिए आते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत काम किया है। मैं क्या मुख्यमंत्री जी, जब आपने चुनाव की डेट को एक्सटेंड करना होता है, ये चुनाव आयोग आपको अनुमति दे देता है। जब आपने कौशल विकास निगम के कर्मचारियों को नियुक्त करना होता है, तब भी चुनाव आयोग आपको अनुमति दे देता है। जब आपने 1,30,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना होता है, तब भी आयोग अनुमति देता है। आप प्लीज़ हमारी अनुमति दिखाइए, आपने आयोग को अप्लाई किया है या नहीं किया। अगर आयोग ने इसको रिजेक्ट किया है, हम रिजेक्शन लेटर लिखेंगे। तो मुख्यमंत्री बचाव में यही कहते हैं कि हमने आपकी बात बड़े बड़े मंचों से उठाई है, हमने दूसरे वर्ग को भी सरकार से खफा कर दिया। मैं क्या मुख्यमंत्री जी, आप बख्तम छोड़िए, आप लिखतम दिखाइए, आपने लिखित में कोई कार्रवाई की है या नहीं की। मुख्यमंत्री पूरी तरह से डिफेंड नजर आए और वो बेबस होकर कहते हैं कि देवदास जी, मैं आपको कैसे समझाऊंगा। मैंने कहा सैनी साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, मैं एक प्रदेश का कॉमन व्यक्ति हूँ, आपकी लाइबिलिटी है। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो निश्चित तौर पे मैं आपको समझाता। अब आपकी जिम्मेदारी मुझे कैसे कन्विंस कराएंगे, ये आपका हेड है। और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बेबस नजर आए। अब आपको किससे उम्मीद है? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री उसने भी टाल मटोल कर दिया, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने तो गला घोटने का काम ही किया था। देखिए रिपोर्टर साहब, राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल होता है और कभी भी क्रिकेट में और राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती, संभावनाएं बनी रहती है। राजनीति में ना कोई किसी का शत्रु होता, ना कोई किसी का मित्र होता। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गलती स्वीकार करते हैं और डीएससी को लागू करने की बात करते हैं, आज ये समाज किसी पार्टी विशेष का मोहताज नहीं है। जो लोग हमारे डीएससी के आरक्षण को लागू करने की हमारे लिए अपील करेगा, हम उधर भी जा सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं। अब 22 तारीख को 22 सितंबर 2024 को जींद में डीएससी समाज का एक महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जैसे अपने जमींदारों के अंदर जब महापंचायत होती है, तो समाज के लोग ये कहते हैं जो समाज का निर्णय होगा हम उधर जाएंगे। हमारा डीएससी समाज भी आज यही कहता है कि जो डीएससी महासम्मेलन से निर्णय होगा हम उसी तरफ जाएंगे। हम किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति विशेष के बंधने वाले नहीं हैं। जहाँ हमारे हित सुरक्षित होंगे हम उधर चले जाएंगे। तो डीएससी सम्मेलन के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, भले ही आप लोगों की नज़र में ये हमारे आरक्षण की लड़ाई हो सकती है, मगर एक बात मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रदेश के किसानों के लिए SYL का पानी एक जीवन रेखा के तौर पर जाना गया है, हमारे लिए डीएससी आरक्षण भी हमारी जीवन रेखा है और हमें किसी भी सूरत में हमें अपने जीवन रेखा को बचाना होगा। हरियाणा के किसान फसलों की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे समाज के लोग जो हमारे दूसरे भाई हैं, जो SCB के लोग हैं, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को एक बात कहते हैं कि इस आरक्षण को चौधरी भजनलाल ने लागू किया था, हम उसको सत्ता में नहीं लाएंगे। हम पलट के उन भाइयों को ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे आरक्षण को खत्म किया था, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके इस जन्म में सत्ता में कभी नहीं आने देंगे।
बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। जी जो ये चमार जाति के लोग एक बात बोलते हैं, क्योंकि ये कांसीराम जी के अनुयायी थे, उनकी बात को मानते हैं। और साहब कांसीराम जी कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ, जो फैमिली आईडी के माध्यम से हमारी जो SC A और SC B की जो जनसंख्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चमार जाति की कुल आबादी 30,64,000 है, जबकि DSC समाज के लोगों की जनसंख्या 33,74,000 है, जो हमारी टोटल SC पॉपुलेशन का 11.3% बनते हैं। और ये 9.7 ये पूरे भारतवर्ष की होता है ये प्रदेश की है। प्रदेश की होती है। और मैं इन हमारे भाइयों को एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप वास्तव में साफ कांसीराम के अनुयायी हैं तो आज इस बात को स्वीकार कर ले, ये जो 20% आरक्षण है ये 11.5 और 8.5 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। भले राजनीतिक दलों ने हमारे साथ चीटिंग की है, उनके दबाव में आके हमारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमारी टिकटों को काटा गया, हमारी टिकटों की संख्या कम की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं को भी स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रतिनिधि नहीं है और दोनों टिकटें चमारों के पास है, चाहे वो कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, इस बार हम चमारों के बड़े चेहरों को कुचलने वाले हैं। उनको हम जीतने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है। इसलिए इस चुनाव में हम इनका जमीन से इनको समतल कर देंगे। जो लोग DSC के रथ को स्पीड ब्रेकर बनकर उसकी गति रोकना चाहते हैं, आज उन स्पीड ब्रेकर को समतल करने का समय आ चुका है। आप रहने वाले कहाँ से? जीन से अस्सी रहने वाले हैं। जी प्रॉपर जीन से। जी तो ये थे देवीदास जी। देवीदास जी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है DSC समाज के लिए। DSC समाज को बचाने के लिए और उसके अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने अपने दागनी को भी खो दिया है। तो इनकी बात को जरूर सुने। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा के साथ।